हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रैंकर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स के साथ एचपी जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा मैच द फॉलोइंग ग्लेशियर विद देयर रिस्पेक्टिव वैलीज और डिस्ट्रिक्ट। तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला जो ग्लेशियर रहने वाला है वो रहेगा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। तो बड़ा शिगड़ी की अगर बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा चंद्रा वैली में। तो चंद्रा वैली में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर देखने को मिलेगा। भागा ग्लेशियर की अगर बात करूं तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, भागा वैली में, यानी कि लाहौल स्पीति में आपको ये देखने को मिल रहा है। फिर बात करूं मियार के बारे में, तो मियार आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, पट्टन वैली या पत्तन वैली में आपको देखने को मिलेगा। और दुधौन की बात की जाए तो ये आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात की जाए ए जो है 4 रहेगा, बी 3 आपको देखने को मिलेगा, सी की बात करूं तो आपको 2 यहाँ पे देखने को मिलेगा और 1 इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो 4 3 2 और 1 जो है हम ऑप्शन में ढूंढने वाले हैं। 4 3 2 और 1 जो है ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहेगा। पर हमारा जो है मोटिव सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, बल्कि इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना है। तो उसके बारे में थोड़े से जो है ग्लेशियर और हम डिस्कस करेंगे, ताकि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो हम उसे जो है अच्छे से टैकल कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे चंद्रा घाटी के ग्लेशियर। चंद्रा घाटी के ग्लेशियरों की अगर बात की जाए तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा। पहले तो हमने बात की बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की, बड़ा शिगड़ी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा छोटा शिगड़ी, इसके अलावा चंद्रा ग्लेशियर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। गेफांग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तापन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पाचा, दिक्कर्मो, शिल्ली और शिफ्टिंग जैसे ग्लेशियर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपको जो है इसके एक्स्ट्रा पता होने चाहिए कि चंद्रा घाटी में, चंद्रा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर रहते हैं। फिर बात करते हैं लाहौल स्पीति में ही भागा वैली के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हम लाहौल स्पीति के ग्लेशियर जो है पढ़ रहे हैं। तो लाहौल स्पीति में अगर भागा वैली की बात करें, भागा घाटी में हमें कौन से ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, तो पहला तो हमें भागा ग्लेशियर ही देखने को मिलेगा जो भागा नदी को पानी देता है। दूसरा अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको जो ग्लेशियर देखने को मिलेगा वो केलोंग ग्लेशियर रहेगा। इसके अलावा मिलांग ग्लेशियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक और रहेगा जिसका नाम रहने वाला है गेंगस्तान ग्लेशियर, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीसरी अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगी पट्टन वैली। पट्टन वैली के ग्लेशियर देख लेते हैं फटाफट से। पत्तन घाटी के ग्लेशियर अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा, पेराद आपको देखने को मिलेगा, सोना पानी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिल्पा देखने को मिलेगा, कुकटी देखने को मिलेगा और लेंगर धुक्सा देखने को मिलेगा। तो इतने ग्लेशियर जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा पता होने चाहिए लाहौल स्पीति के। बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर रह जाते हैं, कांगड़ा, किन्नौर के हो चाहे शिमला के हो, वो हम आगे की आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पर्सन विद द प्रजामंडल दे वर एसोसिएटेड विद। तो कौन सा व्यक्ति जो है किस प्रजामंडल से जुड़ा था, उसके बारे में हम चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पंडित भास्करानंद। तो मैंने वैसे तो अपना यूट्यूब सेशन में इसको प्रजामंडल को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज क्वेश्चन के माध्यम से भी जो है हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बात की जाए पंडित भास्करानंद की, तो आपको देखने को मिलेगा बच्ची से ये रहने वाले हैं। सूरत राम प्रकाश की अगर बात करूँ तो ये कहाँ से रहने वाले हैं, ठियोग से रहने वाले हैं। भागमल सोहाटा आपको जुब्बल में देखने को मिलेंगे, तो जुब्बल में रहने वाले हैं भागमल सोहाटा, यहाँ पे एक रहेगा। और जिग्नू राम चौहान की बात की जाए तो ये भागल से हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 आपको देखने को मिलेगा। 2 3 1 और 4 जो है आपका आंसर रहने वाला है। 2 3 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहेगा। थोड़ा सा जो है प्रजामंडल मूवमेंट कैसे चला उसके बारे में चीजें जान लेते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रजामंडल आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन को सिंपल सा मैंने कहा था आपके साथ कि इसको याद रखने के लिए आपको 3 अधिवेशन पता होने चाहिए। एक बॉम्बे अधिवेशन आपको पता होना चाहिए, उसके बाद बात करूं तो आपको लुधियाना अधिवेशन पता होना चाहिए, और तीसरा जो आपको पता होना चाहिए वो उदयपुर अधिवेशन रहता है।
तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बॉम्बे के बाद बात करूँ तो ये कब होता है, 1927 में आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके बाद जो है 1934 में एक बनेगा सिरमौर प्रजामंडल। तो सिरमौर प्रजामंडल की आपको डेट पता होनी चाहिए। 1936 में आपको बनता हुआ दिखाई देगा मंडी प्रजामंडल। इसमें आपको सिरमौर में राजेंद्र दत्त देखने को मिलेंगे हेड, और अगर मंडी में बात की जाए तो प्रधान स्वामी पूर्णानंद जी आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा 1938 में आपको कौन देखने को मिलेंगे, तो आपको भागल जो प्रजामंडल है वो बनता हुआ 38 में दिखाई देगा। फिर लुधियाना के बाद आपको शिमला हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है बनता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके जो हेड रहने वाले हैं वो कौन रहेंगे, स्वामी पूर्णानंद जी रहेंगे। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, सॉरी यहाँ पे जो हेड रहेंगे, जस्ट अ सेकेंड, स्वामी पूर्णानंद जी नहीं बल्कि आपको देखने को मिलेगा पंडित पद्मदेव जी यहाँ पे रहने वाले हैं। पंडित पद्मदेव जी यहाँ पे रहेंगे। और अगर इसके मैं बात करूँ कि सचिव या मंत्री कौन रहते हैं साथ में, तो वो आपको देखने को मिलेंगे भागमल सोहाटा। भागमल सोहाटा। और इस संस्था कब बनती है, तो आपको देखने को मिलेगा ये बनेगी 1939 में आपको बनती हुई दिखाई देगी। फिर उदयपुर सेशन की बात करते हैं, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल यहाँ पे बनेगा। और ये जो है कब बनेगा, तो आपको देखने को मिलेगा जनवरी 1946 में बनता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो हेड रहेंगे वो रहेंगे स्वामी पूर्णानंद जी। और महामंत्री कौन रहने वाले हैं, तो महामंत्री आपको देखने को मिलेगा कि इसके महामंत्री जो रहेंगे वो रहेंगे पंडित पद्मदेव जी। तो इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको खास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है। तो तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा किन्नर जनजाति। किन्नर जनजाति का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन जो है हम ऐड करेंगे तो काफी अच्छा जो है कंटेंट आपके पास रहेगा, किन्नौर से संबंधित रहने वाला है। अब थोड़ा सा जो है जो इन्फॉर्मेशन हम ऐड करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस जो है करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं किन्नर जनजाति की। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, मंगोलॉयड प्रजाति से इनका संबंध रहने वाला है। तो मंगोलों से इनका संबंध रहेगा, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो आपको ध्यान रखना है इनमें जो जाति प्रथा पाई जाती है वो दो तरह की रहेगी। एक तो राजपूत आपको देखने को मिलेंगे और दूसरे जो है आपको कौन देखने को मिलेंगे, तो चनाल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो राजपूत हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, खशिया कहा जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी कि इनका जो कहाँ से जानकारी मिलती है इनके बारे में। तो सबसे पहले वायु पुराण की बात आपको ध्यान रखनी है। वायु पुराण में जो किन्नर लोग हैं इन्हें कहाँ के वासी कहा गया है, महंत पर्वत के निवासी इन्हें बताया गया है। तो महंत पर्वत के निवासी इन्हें बताया गया है। इसके अलावा आगे बात करूं तो यहीं पे सोर्सेज में महाभारत में भी इनका जिक्र आता है। और कहाँ पे आता है, तो जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, कौन कर रहे थे, तो युधिष्ठिर के द्वारा जब अश्वमेध यज्ञ करवाया जा रहा था उस दौरान जो अर्जुन है वो पहली बार इनसे मिला था। उस कारण आप देखोगे कि इनका महाभारत में भी आपको वर्णन देखने को मिलेगा। और कालिदास की जो रघुवंशम है उसमें भी आपको इनका वर्णन देखने को मिलेगा। कालिदास की फेमस किताब रघुवंशम में भी इनका वर्णन है। आगे बात करते हैं इनके जो कुछ सामाजिक व्यवस्था है या समाज में कानून बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था देखने को मिलती है। सबसे पहले इनकी एक फेमस प्रथा वायनान प्रथा का हम जिक्र करेंगे। तो वायनान प्रथा की अगर बात करूं तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे वायनान प्रथा जो है एक प्रकार की जजमानी प्रथा है। इनकी जजमानी प्रथा आपको देखने को मिलेगी जो एक सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए, मतलब लोगों की सहायता करने के लिए आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी नोट करने लायक, वो क्या रहने वाला है, चार भाई परिषद। चार भाई परिषद इसका कार्य क्या होता है, तो इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य है कानून व्यवस्था को समाज में बनाए रखना। और इसकी संरचना की अगर मैं बात करूं तो संरचना में आपको एक मुखिया रहेगा इसमें, इसके अलावा हालमंद और टोकनिया आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पद के नाम है एक तरह से। तो इसमें जो मुखिया है वो तो राजपूत रहने वाला है, राजपूत जाति से संबंधित, लेकिन जो ये हालमंद रहने वाले हैं
ये कोली जाति से, या जो मैंने कहा चनाल या चमांग से रहेंगे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरह से काम रहने वाला है। और इनका कार्य क्या होता है, तो इनका सिंपल सा जो कार्य रहने वाला है वो आपको यहाँ पे नोट करना है। इनका कार्य है कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिसमें ये क्या करेंगे, इज्जत धन जुर्माना लगाते हैं। इज्जत धन जुर्माना। क्यों, अगर किसी का अपहरण किया जाता है, फिर शादी किसी के साथ की जाती है, तो उसके लिए जो है इज्जत धन देना पड़ता है। दूसरा इनका काम क्या रहेगा, तो दूसरा इनका काम रहेगा टीचिंग मीचिंग। टीचिंग मीचिंग इनका काम रहने वाला है। ये क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी की संपत्ति अगर किसी के द्वारा हड़पी गई है, तो इस तरह का फाइन इनके द्वारा जो लगाया जाएगा उसे टीचिंग मीचिंग कहा जाएगा। और एक रहेगा शिप्टा दंड। शिप्टा दंड, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होगा कि अगर किसी के घर में देवताएं हुए हैं और वहां पे इसके द्वारा हाजिरी नहीं दी जाती है, तो उस केस में जो है वो जुर्माना जो लगाया जाएगा इस संस्था के द्वारा, चार भाई परिषद के द्वारा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उसे शिप्टा दंड कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ इनके धार्मिक जीवन के संबंध में बात कर लेते हैं कि इनका धर्म का क्या संबंध है। तो किन्नौर में एक गांव पड़ता है कनाम गांव। कनाम गांव आपको किन्नौर में देखने को मिलेगा। किनाम गांव के जो ऊपर वाला क्षेत्र है, वहां पे आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के लोग रहेंगे। उनका सारा जो धार्मिक जीवन है वो गोम्पा के अकॉर्डिंग संचालित होगा। और गोम्पा का हेड कौन रहने वाला है, अभी लामा रहने वाला है। तो लामा जो बोलेगा वो सब कुछ ये करने वाले हैं। लेकिन जो निचले क्षेत्र है कनाम गांव से, जो नीचे वाले क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि वहां के लोगों का धर्म हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म की जो देवी देवता है, देवियों में आपको देखने को मिलेगी सबसे फेमस जो देवी रहेगी, देवियों को यहाँ पे चंद्रिका बोला जाता है। और जो फेमस देवी रहने वाली है वो कौन रहेगी, गौहरी रहने वाली है। गौहरी देवी, गौहरी जो है या गौरी जो देवी है वो रहने वाली है। और यहाँ पे बात करें हिंदू धर्म में देवता कौन कौन से रहने वाले हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे डाबला, महेश्वर और बद्री नारायण जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इतनी चीजें जो है आपको किन्नर जाति से एटलीस्ट पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाबा कांशीराम को निम्नलिखित में से किस उपाधि, कौन सी उपाधि जो है बाबा कांशीराम को प्राप्त थी। तो बाबा कांशीराम इज नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहाड़ी गांधी और बुलबुले पहाड़ या पहाड़ी बुलबुल के नाम से उन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब ये तो हो गया, लेकिन कुछ और चीजें जो हमें डिस्कस करनी चाहिए यहाँ पे, कुछ और टाइटल्स जो दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं जो है लिखता चलूंगा, आप रिकॉल करते चलिएगा। कबीराज, पहला कबीराज किसे कहा जाता है। फिर दूसरे आएंगे हिमाचल प्रदेश के सीमांत गांधी कौन है। आगे बात करूं तो इसके अलावा महर्षि किसे कहा गया है, हिमाचल प्रदेश के महर्षि किसे कहा गया है। और एक तो हमने पढ़ लिया पहाड़ी गांधी, पहाड़ी गांधी हमने पढ़ लिया। बात करूं भाईजी किसे कहा जाता है, वो आपको बताना है। इसके अलावा कुछ जो क्षेत्र हैं उनके, या कुछ जो शहर हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए कि किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, आप मुझे बताएंगे कि मैक्लोडगंज जो है, मैक्लोडगंज धर्मशाला में जो है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं आगे, तो आपको बताना है खजियार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ताबो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करूं रिब्बा वैली जो है, रिब्बा घाटी जो है, उसे किस अन्य नाम से जाना जाएगा। रिब्बा के बाद बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा राजगढ़ सिरमौर में, उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आप बताएंगे मुझे। और इसके अलावा अगर बात करूं तो मंडी को किस और नाम से जाना जाता है, और खुम्ब या जो मशरूम सिटी है वो किस जगह को या किस जिले को उस नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके आते हैं। कबीराज की अगर बात करूं तो पंडित पद्मदेव आपको यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। पंडित पद्मदेव जी जो है इसका आंसर रहने वाला है, पद्मदेव। दूसरा अगर बात करूं सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी आपको भज्जूराम देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको आप नोट करने वाले हैं सीमांत गांधी के रूप में। महर्षि किसे कहा जाता है, निकोलस रॉरिक जी को कहा जाएगा। इनके बारे में हमने पढ़ा था। 1874 में जन्म होता है, 1947 में जो है इनकी मृत्यु होती है। देविका रानी जी के साथ इनका विवाह हुआ था। वो सारी चीजें मैंने आपके साथ जब कुल्लू पढ़ा था उस दौरान हमने देखी थी कि कैसे सेंट पीटर्सबर्ग में इनका जन्म हुआ था। फिर पहाड़ी गांधी की बात करें तो ये तो बाबा कांशीराम जी के बारे में हमने पढ़ा।
यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करूँ भाई जी कौन रहने वाले हैं, तो हिरदा राम जो है मंडी से ये भाई जी रहने वाले हैं। मैक्लोडगंज को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है मिनी लहासा के नाम से, मिनी लहासा के नाम से। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ताबो को हिमाचल प्रदेश का अजंता। और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि हिमाचल प्रदेश का एलोरा किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रिपा को बात की जाए, ये कहाँ पे रहेगी, किन्नौर में रहेगी। इसे अंगूरों की घाटी कहा जाता है, अंगूरों की घाटी या अंगूरों की भूमि कहा जाता है। राजगढ़ की बात करूँ तो इसे आड़ू वैली या आड़ू की घाटी या आपको देखने को मिलेगा पीच वैली कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए मंडी, तो इसे कहा जाता है मिनी बनारस या छोटी काशी। और मशरूम सिटी या खुम सिटी की बात करूं तो ये सोलन रहने वाला है। तो इतनी चीजें जो है आप यहां से नोट करेंगे। आई होप आपने जो है सारी चीजें रिकॉल की होगी अच्छे से। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो रहेगा उसके बारे में चीजें जान लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन रहने वाले हैं, तो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। औदुंबर जनजाति का संबंध ऋषि विश्वामित्र के वंशजों जो कौशिक गोत्र से, कुशिक नहीं कौशिक गोत्र कीजिएगा, कौशिक गोत्र से संबंधित है उनसे माना जाता है। पहली स्टेटमेंट ये रहने वाली है। दूसरी की अगर बात करूं, औदुंबर जनजाति के सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर, होशियारपुर क्षेत्रों से मिले हैं। तो अगर आपको हिमाचल का मैप अच्छे से पता होगा तो आप देखेंगे कि औदुंबर इस क्षेत्र में माने जाते हैं और कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर का क्षेत्र यही पड़ने वाला है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहने वाली है। और पहला भी जो है विश्वामित्र के वंशज या कौशिक गोत्र से इनका संबंध है, तो ये स्टेटमेंट भी सही रहेगा। आगे बात करते हैं, तीसरा स्टेटमेंट जो रहने वाला है यहाँ पे वो है वर्तमान कुल्लू ब्यास नदी के ऊपर ऊपरी प्रवाह वाले क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो वर्तमान कुल्लू और तत्कालीन कुल्लूत जो था, कुल्लूत जो जनपद था वो हमें देखने को मिलेगा कि उस समय का। और कुल्लूत की प्राचीन राजधानी जो थी वो सुल्तानपुर थी। क्या सुल्तानपुर थी या नगर थी, तो यहाँ पे चौथा आपको गलत देखने को मिलेगा, बाकी तीन जो है बिल्कुल सही रहेंगे। तो इसकी जो पुरानी राजधानी रहने वाली है वो नगर रहेगी। यहाँ पे आपको नगर देखने को इसकी पुरानी राजधानी मिलेगी। अब थोड़ा सा जो है हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में मुख्य जो जनपद पड़ते हैं महाभारत काल में, उनके बारे में आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका रहने वाला है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य जो है जनपद हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, अगर हिमाचल के मैप को देखा जाए मोटा मोटा तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे औदुंबर का तो सतलुज, ब्यास और रावी के बीच में औदुंबर पड़ेगा। यहीं पे आपको त्रिगर्त भी देखने को मिलेगा, सतलुज इस तरफ से, सतलुज इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो है त्रिगर्त देखने को मिलेगा साथ में। जस्ट सेकेंड, त्रिगर्त यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे आपको कौन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ आपको कुलिंद देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ वाले क्षेत्र में आपको कुल्लूत देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ का, तो ब्यास यहाँ वाले क्षेत्र से आती है, तो ऊपरी प्रवाह वाला क्षेत्र ही ये बन पाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब एक एक करके थोड़ा सा दो जनपद आज डिस्कस कर लेंगे, दो आगे वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो औदुंबरों की अगर बात की जाए तो औदुंबर जनपद में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है ये किसके, विश्वामित्र के वंशज है, पहली बात जो हमने पढ़ा, और कौशिक गोत्र से इनका संबंध रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि इनके सिक्के कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमने ऊपर पढ़ लिया। इनके सिक्कों में आप ध्यान रखेंगे एक चीज़, तो ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में आपको देखने को मिलेंगे। और इन पे क्या लिखा गया है, इनके सिक्कों पे महादेवसा लिखा गया है, महादेवसा लिखा गया है। और साथ में ही उस पर आपको देखने को मिलेगा कि त्रिशूल का चित्र बना हुआ है, प्लस नंदी जो बैल है उनका भी चित्र आपको यहाँ पे बना हुआ दिखाई देगा। तो इसका क्या मतलब है कि भाई जो औदुंबर लोग हैं ये क्या है, शिव भक्त लोग हैं, शिव के भक्त हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो वर्तमान की गद्दी जनजाति है उनका संबंध तत्कालीन औदुंबरों से माना जाता है। तो महाभारत में जो पहला जनपद था औदुंबर, उसके बारे में हमने कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पे नोट की। अब आगे बात करते हैं कुलूत के बारे में, जो दूसरा हमारे क्वेश्चन में आया था। तो कुलूत के बारे में देख लेते हैं। तो पहले तो कुलूत को जानने के सोर्सेज कौन कौन से अपने पास, तो पहले रहेगा रामायण, दूसरा रहने वाला है महाभारत,
फिर मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, ये कुछ आपको यहाँ पे सोर्सेज देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पाणिनि की कत्रियादि गंगा है, कत्रियादि गंगा जो रहेगी उसमें आपको देखने को मिलेगा कत्रियादि गंगा में आपको देखने को मिलेगा कि इसकी प्राचीन राजधानी कौन सी बताई गई है। तो इसकी प्राचीन राजधानी जो है नगर रहने वाली है, नगर आपको देखने को मिलेगी। तो प्राचीन राजधानी जो है यहाँ पे नगर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पुराना जो सिक्का कुल्लू जो कुलूत देश है उसका मिला है वो 100 एडी का मिला है और किसका, राजा वीरियास का मिला है। और प्राचीन कुल्लू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आगे अगर बात की जाए, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के से जो है सुमेलित हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर ऑथर्स, तो पहली जो किताब रहने वाली है वो कौन सी है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ये किसकी किताब है, बहुत ही फेमस किताब है और आपको राइटर अभी तक पता चल चुके होंगे, शांता कुमार जो है इसके राइटर रहने वाले हैं। कंट्री लाइफ किसकी रहने वाली है, नोरा रिचर्ड की जो है कंट्री लाइफ रहेगी। तो यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलेगा। बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह आपके दिमाग में आने चाहिए, 2 यहाँ पे रहने वाला है। और कुल्लू देश की कहानी लालचंद प्रार्थी नगर से इनका संबंध है। 1967 में कुल्लू जिले के पहले जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे वो हमें यही देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हमने पूरी चीजें डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे जो है पहले ये देखने को मिलेगा। तो 3, 4, 2 और 1 यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनके बारे में चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट किताब आती है या राइटर की बात करें तो आप मुझे बताएंगे जो देशराज शर्मा है उनकी किताबें आप मुझे बताने वाले हैं। देशराज शर्मा की किताबें बताएंगे। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, इसके ऑथर कौन है। फिर द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, सॉरी द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, इसके राइटर कौन रहने वाले हैं। और आगे अगर बात करूं तो यहाँ पे हमें देखने को अगली जो किताब मिलेगी वो रहेगी बुद्धिस्ट मॉनिस्ट्री, बुद्धिस्ट मॉनिस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा अगर बात करूं तो यहाँ पे टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के मंदिर, ये किताब किसने लिखी है। इसके अतिरिक्त जो रहने वाले हैं और कौन सी किताब हो सकती है, तो एसटी इन हिमाचल प्रदेश, ये किसकी किताब है। न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, पहले इनके बारे में लिख लेते हैं फिर कुछ और किताबें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देशराज शर्मा जी की बात की जाए तो इनका रहने वाला है हिमाचल प्रदेश परिचय, पहली किताब रहने वाली है। दूसरी जो किताब रहेगी इनकी वो रहेगी हिमाचल प्रदेश अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये किताब किसकी रहेगी, देशराज शर्मा जी की दोनों किताब रहने वाली है। एचपी इट्स शेप एंड स्टेट जो है ये किसकी है, वाई.एस. परमार जी की, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये आप नोट करेंगे। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश ये किसकी है, जगमोहन बलोखरा जी की किताब रहने वाली है। जगमोहन बलोखरा जो है इसके राइटर रहने वाले हैं। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश ये किसकी रहेगी भाई, ओसी हांडा जी की किताब रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के मंदिर, किशोरी लाल वैद्य आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। और एसटी इन हिमाचल प्रदेश किसकी किताब है, तो टीएस नेगी जी की ये किताब रहने वाली है, ठाकुर सेन नेगी जी की ये किताब रहेगी। तो इसके बारे में आपको चीज़ें नोट करनी है। अब कुछ जो है शांता कुमार जी की इंपॉर्टेंट किताबें हम नोट करेंगे। तो शांता कुमार जी की इंपॉर्टेंट किताबें कौन कौन सी है उनके बारे में जान लेते हैं। शांता कुमार, इनकी पहली जो इंपॉर्टेंट किताब रहेगी वो तो वही जो हमने देखा, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। इसके अलावा धरती बलिदान की
हिमालय पर लाल छाया, राजनीति की शतरंज, पांचवी जो इनकी किताब रहेगी वो रहने वाली है प्रवासी मेरे गीत, छठी की बात करूं तो छठी आपको देखने को मिलेगी लाजो, और इनकी जो सातवीं किताब रहेगी वो कौन सी रहने वाली है, तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मृग तृष्णा। मृग तृष्णा आपको देखने को मिलेगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट कुछ किताबें जो है आपको शांता कुमार जी से संबंधित पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 7वां क्वेश्चन जो रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या है, तो पहला है चोल लंबा नृत्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। चोल लंबा नृत्य जो है वो आपको कहाँ से देखने को मिलता है, किन्नौर जिले में ही देखने को मिलता है। तो सही स्टेटमेंट रहने वाली है। चोल लंबा नृत्य में बाघ की खाल में भूसा भरकर उसे सजाया जाता है और नर्तक की नाक में सोने के आभूषण जो है पहनकर उसे चारों ओर नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि दोनों ही जो है सही रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों ही ऑप्शन सही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। 1 और 2 दोनों आंसर रहेंगे। अब कुछ जो है लोक नृत्यों से संबंधित चीजें हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किन्नौर के फेमस लोक नृत्य कौन कौन से हैं। किन्नौर के फेमस जो लोक नृत्य रहने वाले हैं उसमें पहला रहेगा क्यांग, क्यांग आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो रहेगा वो बाक्यांग, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, बाक्यांग स्त्रियों के द्वारा किया जाएगा। और बोयांगछू जो है ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा चोल लंबा, चोल लंबा नृत्य जिसके बारे में हमने चीजें देखी। आगे बात करूं तो डलशोन आपको देखने को मिलेगा। डलशोन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक सर्प की भांति ये जो है परफॉर्म किया जाता है, जैसे सर्प कुंडली मारता है उस तरह से इसे परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा कौन सा रहने वाला है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नागस कायड़, और एक रहेगा हिरकी कायड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। किन्नौर के जो लोक नृत्य है वो प्रमुख रूप से आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो किन्नौर एंड जो लाहौल स्पीति है उसके नृत्यों के बारे में, लोक नृत्यों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा प्रेत नृत्य, जिसे राक्षस नृत्य या छाम नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा कौन सा रहने वाला है, तो दूसरा रहेगा मुखौटा नृत्य, जिसमें आप देखोगे मुखौटा नृत्य एक तो रहेगा और इसी को जो है अन्य किस नाम से जाना जाएगा, तो इसे शेर नृत्य के नाम से भी जाना जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लांबा है वो मुखौटा पहनकर आएगा तो वो भगवान का देवदूत माना जाता है, और जो शेर होगा उसे क्या माना जाएगा, तो उसे जो है प्रेतों का हेड माना जाएगा या प्रेतों का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा। तो लांबा जो है उसको हराएगा शेर को और उसे मारेगा, तो उसके बाद कहा जाएगा कि देवताओं की भी विजय हुई। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित जिलों को उनकी सर्वोच्च चोटियों से हमें सुमेलित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको जरूर अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विद देयर हाईएस्ट पीक्स। तो यहाँ पे कौन सी रहने वाली है, बात की जाए लाहौल स्पीति तो आपको मनीरंग देखने को मिलेगी, 2 रहने वाला है। कुल्लू की बात की जाए डिब्बी बोकरी जो है आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे 3 रहेगा। सिरमौर की अगर बात की जाए तो चूड़दार आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, और शिमला में आपको चांसल पीक देखने को मिल रही है। तो 2 3 4 और 2 3 1 और 4 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यहाँ पे सारे जिलों की एक बार ऊंची चोटियां जो है हम देख लेते हैं कि कौन सी कहाँ पर पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं किन्नौर की। आप रिकॉल करते चलिएगा, मैं यहाँ पे जिलों के नाम लिख रहा हूँ, किन्नौर, लाहौल स्पीति, उसके बाद बात करूँ चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, फिर बात करते हैं सिरमौर,
सोलन, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, और इसके अलावा जो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले किन्नौर में कौन सी देखने को मिलेगी, रियो पारगयूल देखने को मिलेगी, रियो पारगयूल जो है आपको देखने को मिलेगी। फिर लाहौल स्पीति की बात की जाए तो मनीरैंग आपको देखने को मिल रही है। चंबा में अगर बात की जाए तो पीर पंजाल रहेगी। कुल्लू में बात करूँ डिब्बी बोकरी, जो अभी हमने पढ़ा डिब्बी बोकरी। इसके अलावा बात की जाए कांगड़ा में हनुमान टिब्बा। मंडी में कौन सी रहने वाली है, तो मंडी में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे नागरू रहने वाली है। और शिमला यहाँ पे नोट कीजिएगा, शिमला में कौन सी रहने वाली है, तो शिमला में रहेगी चांसल चोटी। बिलासपुर में बहादुरपुर, ऊना में भारवेन, हमीरपुर अवाध देवी। सोलन में आपको कौन सी देखने को मिल रही है, तो माउंट कारोल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सिरमौर में कौन सी रहने वाली है, चूड़धार रहने वाली है। एक बार फटाफट से, आई नो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फटाफट से जो है इनकी हाइट हम लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ये 67-91 मीटर है। मनीरैंग की बात करें तो 65-97 आपको देखने को मिलेगी। पीर पंजाल 59-72 आपको देखने को मिलेगी। डिब्बी बोकरी 6400 मीटर देखने को मिल रही है। हनुमान टिब्बा की अगर बात की जाए तो ये 48-60 रहेगा, 48-60 मीटर रहेगा। नागरू 4400 मीटर रहने वाला है। एक चांसल चोटी की बात करूँ तो 4520 मीटर जो है ये रहेगा। बहादुरपुर आपको 1980 देखने को मिलेगा। भारवेन 1200 मीटर देखने को मिलेगा। अवाध देवी 1100 रहने वाला है। करोल की बात की जाए तो 2280 ये रहेगा। और चूड़धार की अगर बात की जाए तो ये 3647 रहने वाला है। तो इतनी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे नोट करनी है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये रहने वाला है आपका इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित प्रश्न। वित्त वर्ष 2024-25 प्रथम संशोधित अनुमान के लिए हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर 2,30,587 करोड़ रुपए अनुमानित है। पहला स्टेटमेंट आपको ये देखने को मिल रहा है, जो एस्टिमेटेड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जीएसडीपी कितना है। तो सही रहने वाली है स्टेटमेंट 2,30,587 आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है वित्त वर्ष 2024-25 में जो स्थिर प्राइस है, या जिन्हें रियल प्राइस कहते हैं, तो स्थिर मूल्यों पर हिमाचल प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपको देखने को मिलेगा वो कितना, 1,54,656 करोड़ अनुमानित है। तो जी नहीं, यहाँ पे 44 आपको देखने को मिलेगा, 1,44,656। इतना डिफिकल्ट तो नहीं पूछा जाएगा कि इस तरह से हेर फेर किया जाए, लेकिन फिर भी आपको याद रह सके उसके लिए थोड़ा सा स्टैट को घुमाया गया था, ताकि आप दूसरी बार जो है ना भूले। तो दूसरा तो यहाँ पे गलत रहने वाला है भाई। तो आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे केवल एक आंसर करने वाले हैं, इसका केवल एक। अब कुछ चीजें जो है इकोनॉमिक सर्वे के पहले चैप्टर, क्योंकि अभी हम पहले ही चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में जो विकास दर है, अर्थव्यवस्था में विकास दर के आंकड़ों की बात करने वाले हैं। वो कैसे कैसे हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो आपको 2026 में वो ग्रो होती हुई दिखाई देगी 3.3% से। लेकिन यही आपको कब 2027 में कितने प्रतिशत से दिखाई देगी, 3.2% से ग्रो होती हुई दिखाई देगी। भारत की बात करें, भारत में 2025 और 26 में आपको अर्थव्यवस्था जो ग्रो होती हुई दिखाई देगी 7.4% से आपको अर्थव्यवस्था ग्रो होती हुई दिखाई देगी। और हिमाचल प्रदेश में जो करंट डाटा की अगर बात किया जाए 2024-25 में जो ग्रोथ हुई है वो अगर नॉमिनल प्राइस पे देखी जाए, यानी कि जिसमें इन्फ्लेशन ऐड होती है, उसमें देखा जाए तो 10.1% की ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और अगर रियल प्राइस देखा जाए तो आप देखेंगे कि इसमें जो है इन्फ्लेशन क्योंकि निकाल दिया जाता है, तो 6.4% आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसकी जो है इन्फ्लेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमने अभी बात की तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमने पुरानी पढ़ रखी है उसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे साथ ही। तो मैंने आपसे बात की थी कि 4 वर्षों में हमने कितना, 46,000 करोड़ जो है एक तरह से उसकी हानि हुई है हमें पिछले 4 वर्षों में, 4 वर्षों में। और ये हमारे जीडीपी का कितना है, 4% है। ये डाटा हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम में अगर बात की जाए तो 2011 से लेकर
2020 का जो दशक था उसमें हमारी कितनी वृद्धि हुई है, 272% की हुई है। जबकि आप देखोगे कि 2021 से 25 के बीच में कितनी हुई है, 49% वृद्धि आपको इसमें देखने को मिलेगी। और अगर जीएसडीपी में बात की जाए तो वो आप देखोगे 2011 से लेकर 2020 तक कितनी वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 167% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा थोड़ा सा सेक्टर का देख लेते हैं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए आपको रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपका फायदा हो सके इस क्लास से। तो सेक्टर में आज थोड़ा सा मैं चेंज डाटा बताऊंगा आपको, जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट लिखा हुआ है। उसमें आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर जो है वो कितना रहने वाला है, 13.7% रहने वाला है। और दूसरे की बात करो तो सेकेंडरी और जो टर्चरी सेक्टर है उन दोनों का जो है इकट्ठा परसेंटेज जो जीएसडीपी में वो भाग रखते हैं अपना, वो एक साथ बताया गया है आपके इकोनॉमिक सर्वे में। और वो कितना है, तो आपको देखने को मिलेगा 86.3% वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हमने यही पढ़ा था कि भाई सेकेंडरी जो है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, जस्ट अ सेकेंड, हमने यही तो पढ़ा था कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, उसकी जो हिस्सेदारी है वो 40.1% है। और अगर बात करूं जो टर्चरी सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी कितनी रहने वाली है, तो आप देखेंगे 46.2% है। तो ये जुड़कर जो है इतना ही बन रहा है। बस स्टेट इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो चीज़ भी क्लियर जो है करवा दी है। आगे बात करते हैं, लास्ट जो रहने वाला है, सोलन जिले के गठन में शामिल पहाड़ी रियासतों में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आज हम सोलन जिले की 2-3 जो है जो रियासतें थी वो भी डिस्कस कर लेंगे फटाफट से। तो सोलन जिले के गठन में शामिल पहाड़ी रियासतें निम्न में से कौन सी रियासत यहाँ पे शामिल नहीं थी। भागल, कुठार, कुनिहार और सुकेत। तो आपको देखने को मिलेगा सुकेत मंडी का हिस्सा है, तो सुकेत यहाँ पे नहीं रहने वाली है। तो थोड़ी सी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, सोलन जिले में कौन कौन सी रियासतें पड़ती हैं उनके बारे में। यहाँ पे सोलन जिले की अगर बात की जाए तो सोलन जिले में आपको देखने को मिलेगा पहली रियासत कौन सी रहेगी, बघाट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा कौन सी देखने को मिलेगी, भागल आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुठार देखने को मिलेगी, कुनिहार आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त बात करूं हिंडूर देखने को मिलेगी, महलोग देखने को मिलेगी और अंततः मांगल। तो ये 7 डिस्ट्रिक्टें जो है मिलकर सोलन जिले का निर्माण करती है। एक एक करके देखते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्टें आज पढ़ेंगे और कुछ रियासतें आज कर लेंगे और कुछ जो है हम कल कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बघाट के बारे में। ध्यान रखेंगे अब जो आज का बघाट है उसमें कौन कौन शामिल है वर्तमान के समय में, तो सोलन हमें देखने को मिलता है और कसौली हमें देखने को मिलता है। तो तत्कालीन जो बघाट था आज का कसौली और सोलन है। यहाँ पे बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे भाई, इसके संस्थापक आपको देखने को मिलेंगे, कहीं उनका नाम हरिचंद लिखा हुआ है, कहीं पे आपको बसंतपाल देखने को मिलेगा। और ध्यान रखेंगे ये दक्षिण में धरनागिरी से आए थे, धरनागिरी से आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो ये दक्षिण से धरनागिरी से आए थे। इसके अलावा दूसरे एक शासक हुए जिनका नाम रहेगा इंद्रपाल। इंद्रपाल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि इंद्रपाल के नाम पर ही, या इंद्रपाल ने जो है इसका नाम बघाट रखा था, जो रियासत है उसका नाम बघाट किसने रखा था, इंद्रपाल ने रखा था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट शासक यहाँ पे होंगे महेंद्र सिंह। और महेंद्र सिंह जो है इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये पहले स्वतंत्र शासक थे। मतलब इससे पहले जो है जब संस्थापक हरिचंद हुए या उस समय जब इंद्रपाल ने शासन किया, उस समय इस रियासत का जो बघाट नाम की रियासत है इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, ये किसी रियासत के अधीन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन महेंद्र सिंह जब बने शासक तो उस समय ये पहले स्वतंत्र शासक हमें देखने को मिलेंगे, स्वतंत्र शासक हमें देखने को मिलेंगे। तो 1790 में ये आपको आज़ाद होती हुई दिखाई देगी। फिर इनकी आपको मृत्यु होती हुई दिखाई देगी 1839 में। और ध्यान रखेंगे यही जो रहेंगे ये आपको देखने को मिलेंगे, गोरखा आक्रमण का भी यही समय है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गोरखा किसके समय में आए थे या कौन उस समय बघाट का शासक था। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो 1839 में जब इनकी निसंतान मृत्यु हो जाती है तो 3 वर्षों के लिए 1842 तक ये अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। फिर यहाँ पे विजय सिंह जो एक इनके भाई रहेंगे उनको रियासत सौंपी जाती है, रियासत के राइट सौंपे जाते हैं, लेकिन 1849 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो 1849 में आप देखोगे जो हम पढ़ते हैं, जो एक तरह से लैप्स की नीति पढ़ते हैं, राज्य हड़प नीति जो हम पढ़ते हैं डलहौजी की, उसके माध्यम से जो बघाट का एग्जाम्पल हम देखते हैं 1849, या अगर देखा जाए इंडियन हिस्ट्री में 50 लिखा जाता है इसके लिए,
तो वहां पे आप देखोगे कि 50 में जो है लैप्स की नीति यहाँ पे लागू होती है और इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें जो है गद्दी से सॉरी इनकी तो मृत्यु हो जाती है और इनकी जो रियासत थी वो छीन ली जाती है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर वापिस कब मिलेगी बघार, तो 1862 में आपको देखने को मिलेगी, जब यहाँ के शासक कौन रहेंगे, उमेद सिंह आपको देखने को मिलेंगे। उमेद सिंह के बाद एक और शासक यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे जिनका नाम दिलीप सिंह रहेगा। दिलीप सिंह आपको शासक एक और बनते हुए दिखाई देंगे और ये क्या करेंगे, ये बोझ से रियासत को कहाँ, रियासत की जो राजधानी है उसे कहाँ ले आएंगे, सोलन ले आएंगे। फिर अंतिम जो राजा रहेंगे इसके वो कौन रहने वाले हैं, तो अंतिम राजा की अगर बात करो तो वो दुर्गा सिंह रहने वाले हैं, दुर्गा सिंह रहने वाले हैं। और दुर्गा सिंह ने क्या किया था, तो आप ध्यान रखेंगे दुर्गा सिंह के समय में 26 जनवरी 1948 को जो सोलन दरबार हॉल की हम बैठक पढ़ते हैं, जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण होता है उस दौरान हम बैठक पढ़ते हैं, तो जो हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था कि भाई हम एक प्रांत बनाएंगे जिसका नाम हिमाचल प्रदेश रखेंगे, तो वो नामकरण इनकी ही जो बैठक में अध्यक्षता की गई थी, इन्हीं की अध्यक्षता में जो बैठक सोलन दरबार हॉल में हुई थी उसमें यही आपको उसके मेंबर या यही जो है उसके अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटी सी रियासत और जो है हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इसको एंड करेंगे। तो यहाँ पे डिस्कस अगर किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कुठाड़ रियासत के बारे में, हम थोड़ा सा कुठाड़ या हम जो है इससे भी छोटी रियासत एक डिस्कस कर लेते हैं, कुनिहार कर लेते हैं। चलो कुनिहार, तो कुनिहार के शासक या फाउंडर हम पढ़ चुके हैं, अभोज देव है, अभोज देव हमें देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ से आए थे, तो ध्यान रखेंगे आप, ये जो है हमें देखने को मिलते हैं जम्मू से आए थे, जम्मू के अखनूर क्षेत्र से आए थे, जम्मू का अखनूर क्षेत्र, जहां हम चिनाब को पढ़ने के दौरान पढ़ते हैं कि चिनाबी मैदानों में जो है प्रवेश कर जाती है, तो अभोज देव इसके फाउंडर है। और ये हमें कहाँ, अखनूर जम्मू से आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ एक शासक आपको दिखाई देंगे मगन देव, एक शासक यहाँ पे रहेंगे मगन देव। और इनके समय में क्या होगा, इनके समय में गोरखाओं का आक्रमण होगा, गोरखाओं का आक्रमण इनके समय होगा। और यहाँ का जो अंतिम शासक रहने वाला है, अंतिम शासक कौन रहेगा, तो हरदेव आपको ध्यान रखना है कि हरदेव जो है यहाँ के अंतिम शासक थे कुनिहार रियासत के। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट आपके साथ 2 रियासतें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसके अलावा जो 5 बच गई उनके बारे में हम आने वाली क्लासेज में देखते रहेंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। आई होप आपको जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी यूजफुल जो है ये सेशन लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय।